नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम जीके के उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपसे यूकेपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर करते हैं, बल्कि पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी और आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता रहता है। यह हमारा जीके सीरीज का 17वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जीके की ये हमारी 17वीं क्लास है और जनरल साइंस की हम 10 क्लासेस कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शेख बहुद्दीन ज़करिया निम्न में से किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन भी आपसे लोक सेवा आयोग ने पूछा था। जो शेख बहुद्दीन ज़करिया थे, ये आपके सुहरावर्दी से जो सिलसिला है इससे संबंधित थे। इसको आपने याद करना है। विभिन्न जो सूफी सिलसिले भारत में चले, उनके प्रवर्तक कौन थे वो आपसे पूछा जाता है। जैसे जो ज़करिया थे, ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। एक पूछे जाते हैं चिश्ती सिलसिले के मुख्य इनसे जुड़े हुए कौन थे? उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किससे जुड़े हैं? चिश्ती सिलसिले से। इसी प्रकार फिरदौसी सिलसिले से कौन जुड़े हुए हैं? इससे जुड़े हुए हैं शेख बदरुद्दीन। ठीक है। इसके अलावा कादरी सिलसिले को लेकर पूछा जाता है। इनको नोट करते हुए जरूर चले, क्योंकि एक बार आपसे ज़करिया के बारे में, सुहरावर्दी के बारे में पूछा गया, अगली बार हो सकता है चिश्ती सिलसिले के बारे में पूछ ले या किसी दूसरे सिलसिले के बारे में पूछ ले। कादरी सिलसिले की बात करें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे। एक और है आपका नक्शबंदी सिलसिला। इससे कौन जुड़े हैं? इससे आपके बाकी बिल्ला जुड़े हुए हैं। और एक है आपका सत्तारी सिलसिला। इससे आपके अब्दुल सत्तारी जुड़े हुए हैं। इनके नाम आपने याद करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया था? तो इंडिया में राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यह भी आपसे लोक सेवा आयोग ने पूछा था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितने परसेंट थी? ये थी आपकी 31.16%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा शहरीकरण वाला राज्य कौन है? आप बताएंगे गोवा। इन दोनों पॉइंट्स को आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश करी थी? देखिए, दो बातें याद करनी है। पहला, ये योजना शुरू कब हुई? तो इस योजना की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, 1998 में इसे शुरू किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया? आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर। पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू कब किया गया? 1998 में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया? आर.वी. गुप्ता समिति। एक और चीज याद करनी है, किसानों को लेकर ही है, क्योंकि यह भी किसानों से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। एक थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी उसी टाइम पे करी गई, अगले ही साल 1999 में। 1999 में आती है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है। कुडनकुलम प्रसिद्ध है। तो कुडनकुलम आपका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार ये पेपर में आया है कुडनकुलम। कुडनकुलम आपके तमिलनाडु में है और ये आपके परमाणु शक्ति केंद्र के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थापित है। एक बार तो पेपर में आपसे पूछा गया था, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहां है? तो ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टुंड्रा किस्म की जलवायु का एक और नाम क्या होता है? तो जो टुंड्रा किस्म की जलवायु होती है, इसी का अन्य नाम ध्रुवीय जलवायु इसको बोला जाता है। ठीक है। तो टुंड्रा जलवायु को ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं, पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सर्वोत्तम धातु कर्मीय कोयला भंडार गृह के रूप में देश में जाना जाता है? तो कोयला का जो धातु कर्मीय कोयला है, उसके लिए कौन सी जगह फेमस है? यह है आपकी झारिया कोयला क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
झारिया खोला जो कोयला क्षेत्र है आपका, ये भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में आता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा भंडार वाले क्षेत्रों में भी इसका नाम आता है। इसको आपने याद करना है। सबसे अच्छा जो धातु कोयला है वो यहां से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कहां है ये? झारखंड में है। नेक्स्ट है हमारा, गारो पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां निम्न में से किस पठार का हिस्सा हैं? तो पठार में आपकी गारो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ये आपके मेघालय पठार का पार्ट है, मेघालय पठार में पड़ती हैं। इनके अलावा और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो जैसे जयंती पहाड़ी, ये भी यहीं पड़ती है, मेघालय पठार का हिस्सा है। खासी पहाड़ी आपने सुना होगा, यहीं पड़ती है। ठीक है, इनको भी आपने याद करना है। पाक जल डमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? हर बार मैं आपको कहता हूं, नाम में भले ही यहां पर पाक है, पाक जल डमरू मध्य इसका नाम है, लेकिन इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और एशिया में है, भारत के नजदीक है, तो इनका भी लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत के नजदीक है। इनमें आपके भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। जो पाक जल डमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट जिसको बोला जाता है, ये भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, 180 डिग्री देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? तो देखिए, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में वॉशिंगटन डीसी में इस रेखा का निर्धारण किया गया और वहां पर यह डिसाइड किया गया जो 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं उसको क्या बोला जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देशांतर और अक्षांश हर बार मैं आपको बताते हुए चलता हूं। देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा वो होती है जो आपके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। जैसे ये आपकी क्या है? ये आपके देशांतर लाइंस हैं। और बीच में आपकी होती है इक्वेटर, जो इक्वेटर के समांतर में जाती है, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। तो ये अक्षांश हैं जो इस तरीके से हैं, और जो नॉर्थ पोल और उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल को मिलाती है, ये देशांतर होती हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, या फिर पूछेगा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं। इस तरीके से किस वर्ष में पहली बार एनपीआर के लिए आंकड़े जुटाए गए थे? काफी ज्यादा चर्चा में रहा था एनपीआर, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण, जिसको बोला जाता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, सीए के टाइम पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। पहली बार इसके लिए जो आंकड़े जुटाए गए थे 2010 में जुटाए गए थे, 2011 की जनसंख्या काउंटिंग के लिए। इसके लिए आपको इसको याद करना है। एनपीआर के लिए पहली बार कब हुआ था कार्य? 2010 में। राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार पाया जाता है। तो राजत्व की दैवीय उत्पत्ति या दैवीय सिद्धांत की अगर हम बात करें, यह पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को छोड़कर के बाकी सारे वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, और उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें हमें इस सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? तो देखिए, भारत में अगर हम बात करें, प्रांतीय क्षत्रपों की शुरुआत शकों के द्वारा करी गई थी। ठीक है, जो शक राजा होते थे अपने आप को राजाओं का राजा कहते थे। तो किसी भी क्षेत्र में जैसे अधिकार कर दिया, वहां पर स्वयं शासन नहीं करते थे, वहां पर अपना कोई क्षत्रप नियुक्त कर देते थे, इसलिए इनको राजाओं का राजा बोला जाता था। और भारत में इसकी शुरुआत किसने करी थी? भारत में इनकी शुरुआत, या जो क्षत्रप प्रणाली है, इसकी शुरुआत शकों के द्वारा की गई। बाद में इसी प्रणाली का विस्तार उत्तर गुप्त काल में और हर्षवर्धन के काल में सामंत व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली किस राजवंश से संबंधित थी? तो देखिए, कलिंग राजा हैं खारवेल, काफी फेमस राजा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है, और इनको लेकर क्वेश्चन भी बनते हैं। इनका एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख, हाल ही में इसको लेकर भी क्वेश्चन बना था। उड़ीसा में जो पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी, वहां से हमें एक तिथि रहित अभिलेख मिला है, जो कि कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका है? इसी राजा खारवेल का है। और ये किस भाषा में है? ये पूछा गया था, प्राकृत में है। जो राजा खारवेल हैं किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। क्वेश्चन पूछा गया है मेघवाहन वंशावली का जो ये राजा है, इसके राजवंश का नाम बताइए। सही आंसर है चेदी राजवंश। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चेदी राजवंश है आपका, उड़ीसा के साइड ये शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक मेघवाहन को माना जाता है।
इसीलिए इस वंश को कई बार मेघवाहन वंश भी कह देते हैं और कई बार इसे चेदी वंश जो इसका वंश है वो कहते हैं। तो दोनों आपने याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष बहुसदस्यीय संस्था बनी थी? तो देखिए, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे निर्वाचन आयोग में केवल एक व्यक्ति होता था जिनको हम कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन 1989 में क्या किया गया, 1989 में ये डिसाइड किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होंगे, यानी 3 सदस्य यहां पर होंगे जिनमें एक होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बहुसदस्य इसे कब बनाया गया, 1989 में। हालांकि अगले ही साल 1990 में इसे दोबारा से 1 सदस्य कर दिया गया, लेकिन बाद में 1993 में से दोबारा से 3 सदस्य बनाया गया और तब से ये 3 सदस्य चल रहा है। तो पहली बार हुआ था 89 में, 93 है नहीं, 89 को आप टिक कर जाएंगे, ठीक है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, किस शासक ने कुतुब मीनार की संरचना को पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, लेकिन इसने खत्म नहीं करवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत को लेकर के बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसमें दिल्ली सल्तनत आती है, मुगल साम्राज्य आता है, विजयनगर साम्राज्य आता है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सारे अलग अलग जो साम्राज्य बने उस समय, बहमन साम्राज्य, इनको लेकर के आपके क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में बनते हैं। तो मध्यकालीन भारत को लेकर के ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के भी मास्टर वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, केरल में मोपला विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, केरल में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। कई बार तो यही क्वेश्चन बन जाता है, मोपला विद्रोह कहां हुआ? आप बताएंगे केरल में हुआ, और यह हुआ था 1921 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बेसिकली जो ये मोपला विद्रोह था 2 चरणों में हुआ था, यानी कि 2 बार हुआ था। एक बार आपके 1836 से 54 के बीच में और दोबारा 1921 में शुरू किया गया। तो इसको तो आपको दिया नहीं है, तो 21 को आप टिक कर जाएंगे। मानव जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मानव जनसंख्या सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था TR माल्थस ने। उत्तराखंड में माल्थस को लेकर के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में बने हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपसे, आपको ध्यान होगा, किसने कहा था कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में डबल हो जाती है? इसी माल्थस ने कहा था, ठीक है। तो मानव जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस के द्वारा दिया गया है। इसको भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसको भी आपने याद करना है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पेपर में बन जाता है। भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपसे पूछा जाता है, 8 राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एग्जाम से पहले आप उन्हें जरूर याद करते हुए चलें। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर साम्राज्य को लेकर भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है ये आपके 1336 में होती है, ठीक है। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? हरिहर और बुक्का करते हैं, ठीक है। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। इनके पिता का नाम था संगम, और अपने पिता के नाम पे ये संगम वंश की स्थापना विजयनगर पर करते हैं। क्वेश्चन बनता है, विजयनगर पर स्थापित होने वाला पहला वंश बताइए। राजाओं के नाम तो आपको पता है, हरिहर और बुक्का। राजा बनता है हरिहर, ठीक है, लेकिन वंश पूछेगा, संगम वंश के ये संस्थापक थे। इसके बाद हरिहर के बाद राजा बनता है बुक्का प्रथम, और यही राजा अपना एक राजदूत चीन के राजा के पास भेजता है। इसको आपने याद करना है। बुक्का प्रथम की बात करें तो ये 1356 से लेकर 1377 तक विजयनगर साम्राज्य में शासक रहा था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है, कौन था संस्थापक? पहला राजा कौन बना था? संस्थापक तो हरिहर और बुक्का थे, पहला राजा हरिहर बना था।
दूसरा राजा बुक्का प्रथम था जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। इसके अलावा 2-3 बातें आपसे और पूछी जाती हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हम्पी में थी। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? इनकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है। तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में, जिनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। जो इनकी राजधानी है किस नदी के तट पर है? तो यह आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। पहला वंश था जो इन्होंने स्थापित किया वो था संगम वंश। संगम वंश के बाद यहां पर सुलू वंश की स्थापना होती है। सुलू वंश के बाद यहां पर तुलु वंश की स्थापना होती है। ठीक है। जो तुलुवा वंश है, इसी वंश से थे राजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। और आखिर में आता है अराविडु वंश। तो ये विजयनगर साम्राज्य और उसके 4 वंश, चारों के क्रम को लेकर के भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के उन जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो आपसे पहले भी उत्तराखंड में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने आपसे पूछे थे। हमने यहाँ पर इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।